Hello students, we have covered Henry Fayol's principles till now. हमने जो है उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. आज हम F.W. टेलर से स्टार्ट करने जा रहे हैं. आज की वीडियो में हम F.W. टेलर के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं हम सिर्फ आज की वीडियो में प्रिंसिपल्स कवर करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. स्टार्टिंग विथ F.W. टेलर. F.W. टेलर, इनका आपको पूरा नाम पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है MCQ में आपसे पूछ ले व्हाट इज द फुल नेम ऑफ F.W. टेलर. तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. सो यू हैव टू मेमोराइज दिस नेम, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे ये भी आपको याद रखना होगा. ये USA में बॉर्न हुए थे. ठीक है, इनकी बर्थ डेट याद रखनी होगी एंड व्हेन ही डाइड ये भी आपको याद रखना होगा. He born on 20th March 1856 and see what a coincidence. ठीक है, 20th March he born and he died on 21st March. ठीक है, ईयर जो है ऑब्वियसली चेंज रहेगा क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, एक दिन में तो इन्होंने इतना ढेर सारा काम किया नहीं होगा, तो ईयर इज चेंज्ड. ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1856 एंड ही डाइड इन 1915. ये आपको बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर ये याद रखना होगा. ठीक है, इन 1878 ही जॉइन मिडवेल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. ठीक है, तो ये जो है मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे कब जो है मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन किए थे, ये ईयर आपको याद रखना है और कौन सी कंपनी ज्वाइन किए थे और किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी होगी. तो 1878 में ज्वाइन किया था इन्होंने. कौन सी कंपनी? मिडवेल स्टील कंपनी. किस पोस्ट पे? मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पे. He is known as father of scientific management. अगर आपसे पूछता है who is known as father of scientific management तो वहां पे आप F.W. टेलर मेंशन करेंगे. अगर आपसे father of जनरल मैनेजमेंट पूछता है तो वहां पे आप हेनरी फ्योल मेंशन करेंगे. तो ये दो चीज आपको अच्छे से याद रखनी होगी. F.W. टेलर ही रोट 2 बुक्स. ठीक है, पहली बुक इन्होंने लिखी थी 1903 में जो ये पब्लिश हुई थी. ठीक है, 1903 में पब्लिश हुई थी. बुक का नाम है शॉप मैनेजमेंट. एंड जो सेकेंड बुक थी वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ये पब्लिश हुई थी 1911 में. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके F.W. टेलर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. वो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रहने चाहिए. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है. In very simple language, application of science for each and every element of management. हर चीज के लिए, छोटी सी छोटी चीज के लिए, बड़ी सी बड़ी चीज के लिए, हर चीज के लिए मैनेजमेंट की हमें क्या करना है? साइंस को अप्लाई करना है. तो अगर आप साइंस को अप्लाई करके मैनेज करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो मूविंग ऑन टू द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जो हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, वो फियोल ने दिए थे. एंड ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये जो है F.W. टेलर ने दिए हैं. फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे एंड आपके सिलेबस में 12th में हमें टेलर के सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं. इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल्स भी हैं वो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है 12th लेवल पे आपको ये सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. So starting with the first one, science not rule of thumb. तो सीधी सी बात है, आपको हर काम साइंटिफिक तरीके से करना है, साइंटिफिक इंक्वायरी के हिसाब से करना है. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि आपको जो भी काम करना है
ये आपको अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, अपने विल, अपने एक्सपीरियंस या हिट एंड मिस मेथड के बेसिस पे कोई भी काम नहीं करना है। इंट्यूशन, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर इंट्यूशन आ रहा था, फीलिंग आ रही थी कि नहीं यही सही होगा, मतलब अंदर से आवाज आई, मन से आवाज आई कि यही सही होगा, इसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस इंट्यूशन के बेसिस पे हर बार आपकी मन की आवाज सही नहीं हो सकती है। माइट बी एग्जाम में जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो अरे नहीं ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, इस पे मार देते हैं टिक। एक दो बार तुक्के लग सकते हैं, हिट एंड मिस, एक दो बार तुक्के लग सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार जो है आपका तुक्का सही हो। एक बार जो है छोटा लेवल था, स्मॉल बिगिनिंग लेवल था, आपने तुक्का मारा, सही हो गए आंसर्स। अगली बार जो है हम पढ़ के ही नहीं गए कि मेरे तो तुक्के सही हो जाते हैं, एंड नेक्स्ट बार क्या हुआ, ऐसे तुक्के मारे कि पास ही नहीं हो पाए, आप फेल हो गए। तो आपको क्या करना है, हिट एंड मिस मेथड पे बिलीव नहीं करना, आपको पढ़ाई करनी है। वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए भी बोला गया है कि आपको तुक्के नहीं लगाने। एक बार अगर कोई चीज सही हो गई तो जरूरी नहीं है कि हर बार सही हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको जो है साइंटिफिक तरीका निकालना है, हर काम करने का साइंटिफिक तरीका निकालना है एंड उसके हिसाब से काम करना है। रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, आपका अंगूठा छाप वाला कोई भी टेक्निक, अंगूठा छाप वाली कोई भी टेक्निक यहाँ पे नहीं चलेगी। साइंटिफिक तरीके लेके आओ, उसके हिसाब से यहाँ पे सारे काम करो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक डिसीजन साइंटिफिकली। आपको कोई भी डिसीजन भी लेना है तो वो भी आपको साइंटिफिकली लेना है, सोच समझ के लेना है, सारी चीजें इवैल्यूएट करने के बाद आपको डिसीजंस लेने हैं। एनकरेज थिंकिंग बिफोर डूइंग एंड डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ पर ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कहता है कि आपको कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना चाहिए। यू नीड टू थिंक बिफोर डूइंग। ठीक है, आप जो है पहले सोचो समझो कि क्या करना है, कैसे करना है, तब जो है आप उस काम को करो। एंड जो है कोई भी एक फिक्स्ड आउटपुट पे कि हमें इतना काम करना है या कोई भी टारगेट सेट करने के पहले भी आपको क्या करना है, आपको सोचना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है या स्टैंडर्ड मेथड होता है कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए, उसको हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए। अब मान लो कि अभी एकदम फ्रेश हम आए थे, ठीक है, जोश था काम करने का, हमने जो है 10 घंटे का काम 8 घंटे में ही कर दिया। तो हमने जो है देखा कि ये बंदा तो 10 घंटे का काम 8 घंटे में ही कर रहा है, इतना ही टारगेट सेट कर दो। तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार जो है 10 घंटे का काम जो है 8 घंटे में कर पाएगा। आपको जो है कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है, आपको कई लोगों से काम करवा के देखना है, अलग अलग तरीके यूज करके देखना है कि किस तरीके से काम जल्दी होगा, पैसे बचेंगे, ठीक है, टाइम पे काम हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है एंड उसके बाद जाकर के आपको कोई भी स्टैंडर्ड टाइम या मेथड सिलेक्ट करना है। आई थिंक आपको साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्लियर हो गया है। सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो हार्मनी समझ सकते हो कि बहुत ही पीसफुल तरीका, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, नॉट डिस्कॉर्ड बोलता है नॉट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे देखो आप हार्मनी के बाद कॉमा लगा है, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे, हार्मनी देन थोड़ा सा पॉज दे करके नॉट डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पर आपको हार्मनी मेंटेन करनी है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस प्रिंसिपल में आपको यही चीज बताई गई है। ठीक है, तो ये हार्मनी कैसे मेंटेन रहेगी, एक पीसफुल जो है इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन रहेगा, जब आपके और आपके एम्प्लॉयज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, मतलब कि आप और आपका जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उन दोनों के बीच में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी जो है हार्मनी मेंटेन्ड रहेगी। कैसे होगा, जब आप अपने एम्प्लॉयज को वेल ट्रीट करोगे, अच्छे से समझाओगे, अच्छे से रखोगे, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो अपने प्रॉफिट में भी उनको हिस्सा दोगे, तब आपके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे एंड आपके लिए भी वो उतने डेडिकेटेड रहेंगे।
एंड अगर टाइम टू टाइम आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके रखोगे तो कोई भी चेंज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना चाहते हो तो वो जो है उसको विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे, वो जो है उस चेंज को लाने में आपकी हेल्प करेंगे। मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो मेंटल रेवोल्यूशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मेंटल रेवोल्यूशन में भी आपको फर्दर पढ़ाऊंगी टेक्निक्स में, बट स्टिल अभी मेंटल रेवोल्यूशन में आप इतना समझ लो कि रेवोल्यूशन मतलब होता है चेंज एंड मेंटल मतलब माइंड। तो माइंड सेटअप में थोड़ा सा चेंज लेके आना होगा। हमेशा जो है एम्प्लॉयज़ ये सोचते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो सिर्फ हमसे काम कराना जानते हैं, वो जो है सिर्फ काम कराएंगे एंड हमें सही से सैलरी भी नहीं देंगे और सैलरी देते समय किचकिच करेंगे। एंड एम्प्लॉयर्स हमेशा क्या सोचेंगे कि एम्प्लॉय जो है सिर्फ पैसे के भूखे हैं, उनको काम वाम तो करना नहीं है, सिर्फ उनको पैसा चाहिए। तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इन दोनों पार्टीज को अपना माइंड सेटअप थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को ये सोचना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयर को ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो हमको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा, वो जो है हमारे साथ भी उस गेन को शेयर करेंगे। एंड एम्प्लॉयर्स को भी क्या करना चाहिए, अगर एम्प्लॉयज़ मेहनत से काम कर रहे हैं तो उनको जो है शेयर्स में, अपने शेयर में, प्रॉफिट शेयर में हिस्सेदारी देनी चाहिए। जो प्रॉफिट उनका है, ठीक है, वो जो है एम्प्लॉयज़ के साथ बांटना चाहिए। तो यही होता है मेंटल रेवोल्यूशन। अब जो है आपको एग्जाम में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पहचानना कैसे है, with the help of few keywords like unification, harmony, integration, between whom, workers and management। तो अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात हो रही है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन जो ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन है, ये जो है आपका हेनरी फ्योल जी का प्रिंसिपल है। ये जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड उस प्रिंसिपल से इसलिए मैच करता है क्योंकि हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा है कि हमें जो है एम्प्लॉयज़ के साथ गेन को शेयर करना है, इसलिए जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन से मैच करता है। आई थिंक इट इज क्लियर। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में आप देख सकते हैं, द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लेजेंट वर्किंग कंडीशंस एंड वर्कर्स शुड वर्क विद फुल लॉयल्टी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन रखना है, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है एंड वर्कर्स को भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे मस्ट फोकस अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग इट। ठीक है, सीधी सी बात, लड़ाई झगड़ा इस मुद्दे पे मत करो कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, पहले आएगा तब तो बटेगा। ठीक है, कैसे बढ़ाया जाए प्रॉफिट ये देखना है, इस पे अटेंशन देना है कि प्रॉफिट को आपको कैसे इंक्रीज करना है एंड बाद की बात है कि प्रॉफिट को आप कैसे बांटोगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगेन कोऑपरेशन के बाद कॉमा लगा है, इसका मतलब ये है कि हमें कोऑपरेशन करना है, इंडिविजुअलिज्म फॉलो नहीं करना है। ठीक है, मतलब अकेले अकेले नहीं चलना है, सबको साथ लेकर के चलना है। इस प्रिंसिपल में आप एक बात जो है मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में जब आप फ्योल का प्रिंसिपल नंबर 13 दैट इज इनिशिएटिव ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्लस इनिशिएटिव इक्वल्स कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मेंटेन कर रहे हो और साथ साथ एम्प्लॉयज जो सजेशंस दे रहे हैं उन सजेशंस को भी आप वेलकम कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म बोलेंगे। एंड जो सजेशंस अगर अच्छे आ रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड देना, ये भी हमने इनिशिएटिव में पढ़ा है। तो इन शॉर्ट हम यही समझ लेते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्लस इनिशिएटिव, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा आ जाएगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
Management must insist on paternalistic style of management where employer takes care of the needs of employees. ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझ लो कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है. पैटर्नलिस्टिक मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर पेरेंट्स. ठीक है, पूर्वज जो आपके बड़े हैं, ठीक है, आपके एल्डर्स आपका जिस हिसाब से ख्याल रखते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स जिस तरीके से आपका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय की सारी नीड्स का ख्याल रखना चाहिए. ठीक है, तो एम्प्लॉयज की जो भी नीड्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉयर की है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पर्सनल जो लाइबिलिटीज हैं उनको उठा लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था में जिस तरीके से एम्प्लॉयज को केयर देनी चाहिए, वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज को केयर दें. देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन. ठीक है, एम्प्लॉयज को भी बोलने का राइट दिया जाना चाहिए. एंड देयर मस्ट बी एन इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितना काम दिया जा रहा है, जितनी जिम्मेदारी दी जा रही है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. मैनेजर्स शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में, कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज को कोऑपरेट करो, आप भी उनके साथ काम करते रहो. ठीक है, आप भी उनके साथ साइड बाय साइड जो आपका वर्क है उसको आप करते रहो. ठीक है, मान लो कि आप बैठे हो, आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपके वर्कर्स आपसे क्या सीखेंगे? आपके एम्प्लॉयज आपसे क्या सीखेंगे? वो भी काम नहीं करेंगे. जब वो देखेंगे कि हमारा बॉस जो है, जो हमारा सुपीरियर है, जो हमारा एम्प्लॉयर है, वो खुद भी अपने काम में एंगेज्ड है, वो मन से काम कर रहा है, ठीक है, तब जो है वर्कर्स थोड़े से मोटिवेटेड फील करेंगे एंड वो भी जो है आपके साथ काम करना शुरू करेंगे. इसलिए बोला गया है मैनेजर शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स. And the last point is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. तो ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है समझने के लिए. यहाँ पे हमें क्या करना है? वर्कर्स का टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करते रहना है, उनको जो है कुछ नई चीज़ें सिखाते रहना है, ताकि जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़े एंड साथ साथ प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज हो. हमें क्या करना है? टाइम टू टाइम जो है वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो. वर्कर्स ट्रेनिंग इज एसेंशियल. ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. ठीक है, किसको किसको ट्रेनिंग देनी है वो आप साइंटिफिक तरीके से सिलेक्ट करोगे एंड उन सारे पर्सन्स को आपको क्या करना है? वेल ट्रेन्ड करना है. वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज. ठीक है, और काम जो है, जो भी हमें वर्कर्स को देना है, वो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही देना है. इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि आजकल जो है बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सेमिनार्स अटेंड करने के लिए भेजती हैं ताकि एम्प्लॉयज का मेंटल ग्रोथ हो सके. ठीक है, नाउअडेज कंपनी सेंड द एम्प्लॉयज टू अटेंड सेमिनार्स फॉर मेंटल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप जो है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो ताकि जो है उनकी एफिशिएंसी और उनकी प्रॉस्पेरिटी दोनों ही इंक्रीज हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा. एंड अगर अभी तक आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज हेनरी फ्यूल्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली आप जो है पहले वो जा करके देखें ताकि जो है आपके माइंड में कोई भी डाउट ना बचे एंड आपका पूरा सिलेबस अच्छे से, ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए. कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. हैव अ गुड डे. बाय बाय.